गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो सभी? सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना पा रहे हैं। आपका रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका पेपर भी आरबीएससी ने अपलोड कर दिए अपनी साइट पे। आपने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि हमारे 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कहाँ गलतियाँ हुई है, कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो नंबर कटे हैं उनको सुधारा जाए। इसके ऊपर वर्क करना चाहिए अपने को, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं कि नंबर कितने आए हैं, कितने में से, इस पर फोकस रहता है। आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कटे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि कटे हैं, आखिर क्या कारण था, किस वजह से कटे हैं, क्या क्वेश्चन समझने में अपनी कमी रही है या फिर और कोई कमी रही है कि टॉपिक को क्लियर नहीं किया था, पढ़ा नहीं था। इस प्रकार की आपकी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आज मैंने समझा जाना है कि क्यों ना इस जो रीट का पेपर हुआ है इसको सॉल्यूशन करवाया जाए। मेरा प्रयास रहेगा इसको सॉल्यूशन करवाने की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, क्योंकि ये रीट लेवल 1 का आज पेपर साइकोलॉजी का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। पूरा पेपर नहीं करवाऊंगा मैं, ओनली फॉर अपना जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है ना। तो साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आखिर जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें क्या समझने में कमी रही है, उस वजह से हमारे पास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन चलो, तो उस हिसाब से अपने कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे फिर अपने को दिक्कतें हो सकती है ना। तो आज हम रीट लेवल 1 साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, रीट लेवल 1 साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे रीट लेवल 1 का। नेक्स्ट वीडियो में रीट लेवल 2 के 27 और 28 का जो पेपर हुआ उन सभी को एनालिसिस करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे पास पे साधन का अभाव के कारण हम डायरेक्ट इसको पढ़ के बताएंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली, फिर भी आने वाले टाइम में यदि आपका साथ बना रहा तो हम डिजिटल भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। क्या पूछ रहा है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का सूत्र क्या है ना। उसमें था कि एच आर आर है ना, डी था, वी था और आई आर था। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा है ना वो आई आर आएगा। क्या रहेगा? आई आर। इसमें क्या होता है कि रिलेशन मतलब इंटर इन हैबिटेशन, मतलब इसमें अपनों ने 8 नियम पढ़े थे इसके अंदर, है ना। किसी कार्य को करने के बाद भी हम थकते हैं, कोई भी काम किया हम थक गए वहां पे, है ना। तो उसको क्या है कि वापिस उसको जो विरोध करता है, जो थक गया अपन पूरी बॉडी मतलब ये हो जाती है अनकंफर्टेबल, तो उस चीज को वापिस उसका जो विरोध कर रहा है वो है आई आर, है ना। और डी आपको पता ही है ड्राइव है ना। और एच एच आर ये आदर्श शक्ति है और वी है प्रतिक्रिया संभाव्य उद्दीपक, है ना। दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। ये आपका
सोचने की शक्ति पर निर्भर करेगी कि आप इसको क्वेश्चन को किस नज़र से देखते हैं, है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना। क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि में कितने सिद्धांत बताए आपको, है ना। 8 सिद्धांत बताए थे मैंने, है ना। उसमें जहां पर आपको ये पूछा जाए एक तरफा एक पक्षी जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी करेक्ट नहीं होता है। साइकोलॉजी में विशेष ध्यान रखें, हमेशा बहुपक्षी विविध जो पक्ष रखते हैं, सबको सर्वांगीण विकास को लेकर या सर्वांगीण बातों को लेकर जो आंसर दिया होता है वो ज्यादा सही होने की संभावना रहती। तो यहाँ पे केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता पर ध्यान करें, नहीं हो सकता है। केवल आ रहा है, बिल्कुल छोड़ दें इसको। सेकंड है शिक्षकों की कला, संगति और भूमिका, अभिनय, एक्टिंग, विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने की पढ़ाकर बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। आप समझ गए होंगे। और तीसरा है बहुबुद्धि प्रकार की पहचान IQ परीक्षण की मानकीकृत करके करना चाहिए। या चौथा है कि शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण को तक सीमित रखना चाहिए। तो सीमित भी नहीं होगा, केवल भी नहीं होगा, और IQ परीक्षण का मानकीकृत भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बी क्वेश्चन बी जो होगा ऑप्शन वो सही होगा कि यहाँ पे शिक्षक कला, संगीत, अभिनय ये सारी चीजें करवाते हुए मतलब बच्चों को ट्रेन करेगा। ये नाम से ही पता लग रहा है गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि और बहुत सारी मतलब चीजों को लेकर चल रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षण को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। किसी आपके दोस्त का व्यवहार आप अपना रहे, आप फॉलो कर रहे, तो उसको क्या करें। उदात्तीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता है। उदात्तीकरण क्या होता है आपको पता है कि रास्ता बदल लेता है, गलत रास्तों पे चला जाता है ना, रास्ता बदलते हैं ना। प्रक्षेपण, प्रक्षेप्य मतलब अपनी कमी दूसरों पर डालता है, प्रक्षेप्त करता है ना। नाम से कई बार आप गणित में पढ़ते होंगे प्रक्षेप्य, है ना। तीसरा है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। और यहाँ पे पहचान, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आंसर होगा, बी आंसर होगा, है ना। तो क्या होगा आइडेंटिफिकेशन। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। अपने को पॉजिटिव आंसर देखना है ना। इसका अलग से है टॉपिक है, इसको अच्छे से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, यह समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचाता है, कभी नहीं बचाता है ना। केवल यह स्वयं मूल्यांकन पर निर्भर, केवल भी नहीं होगा, और ये बचाता भी नहीं है। ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, ये एक बेसिक रिसर्च है, आपने पढ़ा होगा, है ना। और एक गतिशील प्रक्रिया, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। चौथे में फर्स्ट वाला होगा। 5वें नंबर है कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या कहलाता है। जो भी हमने पढ़ा है उसको समझने और याद करने में जो कठिनाई आ रही है उसको हम क्या कहेंगे। तो पुस्तक का शीर्षक भूल गए, पुस्तक का शीर्षक भूल गए, ये कोई सटीक आंसर नहीं हो सकता, है ना। बी आंसर पढ़े गए पाठ के से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थ है, मतलब बच्चा समर्थ नहीं है। और तीसरा है उच्च प्रभाव के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, कुछ मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रहा है और कम समझना, ये भी ज्यादा आंसर सटीक नहीं लग रहा है। और लास्ट है अत्यधिक नोट्स बनाना। और नोट्स ज्यादा बना लेगा क्या उसको बनाने से थोड़ी याद रहेगा, समझ में नहीं आएगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे ज्यादा अच्छा आंसर जो होगा पढ़े गए पाठ से मूल तथ्य जो है, मूल बेसिक फंडा, उसको याद करने में उसको असमर्थ है। अब बताओ उसको बड़ी चीजें बता दी, उसको अंदर डीपली तक चलेगा, कोई भी सवाल करवा रहे हैं या कोई ऐसी चीजें, तो उसके ऊपरी ज्ञान नहीं है, उसके ऊपरी समझ नहीं है, गिनती नहीं आती ना,
उसके कैलकुलेशन समझा दी, कहां से करेगा, बेसिक फंडा आना चाहिए उसको, है ना। आगे 7वां क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। व्यापक मतलब उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों शामिल होंगे। व्यापक का मतलब उसमें बच्चे को शैक्षिक ट्रेनिंग भी देनी, सह शैक्षिक गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए। तो इसमें केवल शैक्षिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे व्यापक शब्द वो आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां शामिल होगी बच्चे को। दूसरा है समग्र विकास, यानी सभी का विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास, हमने मैंने पहले भी बोला, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण पहलुओं को लेकर जो आंसर ज्यादा सही होने की संभावना रहेगी। और समग्र विकास भी समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल हो, बहुत अच्छा है ना। आगे तीसरा, केवल सहशैक्षिक गतिविधियां नहीं हो सकता है। और चौथा, मूल्यांकन को कक्षा में गतिविधियों तक सीमित नहीं रख सकते। एक मतलब बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल खुला ओपन एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। तो उसमें भी आंसर सही होगा कि समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी तो सतत लगातार और व्यापक बड़े स्तर पर उसका हो सकता मूल्यांकन। 8वां क्वेश्चन, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। मतलब ऐसा कौन सा समायोजन का एक सा सिस्टम है, तंत्र है, जो बाहरी वातावरण हमें थोपता है। तो नाम से ही पता लग रहा, बाहरी मतलब बहिर्दंडात्मक यहाँ पे होगा। अंतर्दंडात्मक मतलब स्वयं की जिम्मेदारी होती है, स्वयं की कमी की वजह से कहीं ना कहीं गलतियों करके वो पीछे रह रहा है ना, पीछे रहा। और तीसरा है प्रतिपूरक, मतलब इसी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। अपनों ने पहले भी पढ़ा है कि किसी कार्य को मतलब ये किसी एक कार्य को किसी दूसरे से करवाना है ना। और उदात्तीकरण आपने बोला होता है, उदात्तीकरण में होता है रास्ता बदल लेना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, बहिर्दंडात्मक, है ना। कभी कभार क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आ रहा है हिंदी लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी दे रखी है, इंग्लिश को ज्यादा फोकस कर सकते हो आप, है ना। 9वां क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष कौन है, क्या है। तो मैस्लो ने 3 दिए थे। पहला दिया था उसने शारीरिक आवश्यकता है, आज मेरे को शरीर की आवश्यकता है, जैसे कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे खाने की जरूरत है, क्योंकि जिंदा रहना तो खाने तो शरीर की आवश्यकता है। दूसरा होगा सुरक्षा, अब शरीर की आवश्यकता मुझे मिल गई, अब रात में सोने के लिए या कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए, कहीं गाड़ी पे जाने के लिए अपने आप को सेफ्टी रखने जरूरी है, दूसरा हो। और तीसरा होगा यहाँ पे प्रेम, किसी के सुरक्षा के साथ में प्रेम भी चाहिए, लव होना चाहिए, है ना। उसके बाद आत्मसम्मान भी चाहिए बच्चा की, यार सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ मेरी, कि मतलब दूसरे मेरे को अच्छा तारीफ करे, ये हर व्यक्ति चाहता है। और लास्ट में आत्म साक्षरता, है ना, ये इसका सबसे शीर्ष और ऊपरी होगा, हिस्सा होगा, है ना। तो ये मैस्लो के अनुसार कितने हुए, है ना, 5, मैंने 3 गलत बोल दिया था, 5 इसके ये होगा पदानुक्रम, है ना। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिछड़े बालक की विशेषता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पिछड़े बालक अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, जो अपने कक्षा स्तर या अपने कक्षा समकक्ष कक्षा के बच्चों से पिछड़ जाता है, औसत बच्चों से पिछड़ जाता है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा है, डिस्कशन अच्छे से किया, और यूट्यूब पे भी इस टॉपिक को मैंने करवा रखा है, आप इसको देखें। ये समझने वाले हैं कि पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपने समकक्ष, अपने जैसे 7वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, 7वीं के सवाल और वो चीजें नहीं कर पा रहा जो उस सिलेबस में है, जो पाठ्यक्रम में वो चीजें नहीं कर पा रहा, मतलब वो पीछे रह गया, ऐसे बच्चे होंगे पिछड़े बालक। तो इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा औसत मानसिक और शैक्षिक आयु वयस्क वर्ग से निम्न हो, है ना, निम्न, पीछे दे रखा है इसने निम्न,
लेकिन इसका क्या तरीका है, सामने वाले को डाउट और सामने वाले को क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ये एग्जामिनर का माइंड सेट रहता है ना। आगे देखिए, ठीक है चल रहा है। 11वां क्वेश्चन है अधिगम करता। जैसे आज अधिगम करता कौन है? बच्चा है, अधिगम कर रहा है, सीख रहा है ना, अधिगम करता। अधिगम करता की मूलभूत क्षमता और योग्यता। अधिगम जो करता है उसके मूलभूत बेसिक और योग्यता में क्या शामिल है? व्हाट डज द बेसिक पोर्शनल एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द लर्निंग इंक्लूड, है ना। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे विषय पर पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार एक बच्चा छोटा कैसे करेगा? बच्चा छोटा हो बड़ा, पूर्ण अधिकार किसी का नहीं होता है ना। तत्परता और इच्छा शक्ति, रेडीनेस एंड विल पावर, ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षा की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। शिक्षार्थी जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके अंतर्निहित, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उसके कौशल है, उन चीजों को वो दम पे वो सीखने की कोशिश करता है। बाकी तत्परता, इच्छाएं, ये इतना नहीं। और शिक्षक के साथ समायोजन, ये शिक्षक के साथ समायोजन कर रहा है, ये तो बाहरी है, बाहरी समायोजन है ना। अब शिक्षक का बाहरी मोटिवेशन है ये सारी चीजें। बाकी शिक्षक का शिक्षार्थी जो होता है अंतर्मुहित और क्षमताएं और कौशल, इन चीजों से वो आगे बढ़ता है। 12वां क्वेश्चन है मोटिवेशन के व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो व्यवहारिक सिद्धांत आपने पढ़ा है इसमें, है ना, वो मैंने बताया भी था, यूट्यूब पे डाल भी रखा, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मूल क्रियाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना। और सामाजिक अंतक्रियाएं, ये सामाजिक अंतक्रियाएं किसने दिए थे? लेव वाइगोस्की ने दी थी। इससे भी कोई मतलब नहीं इसको। पूर्ण बलन और संज्ञानात्मक कौशल। अब संज्ञानात्मक जिन प्याजे बात करता है, ये भी नहीं होगा, तो प्रबलन, यहाँ पे प्रबलन क्या, पूर्ण बलन, रिएनफोर्स, है ना, रिएनफोर्समेंट, ये व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत है। 13वां क्वेश्चन है ना, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना। तो व्यक्तित्व आल्पोर्ट हमने पढ़ा है ना पर्सनैलिटी में, है ना। तो ये मनो शारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, और तीसरा है वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, और लास्ट है स्थिर संगठन। यहाँ पर चारों ऑप्शन मतलब मेरे हिसाब से जहां तक एनसीईआरटी में स्थिर संगठन भी दे रखा है, लेकिन ज्यादा जो सही होने की संभावना, यदि मुझे पूछेंगे कि आप कौन सा करेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे स्थिर संगठन क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। क्योंकि व्यक्तित्व संकल्पना में ये तो चारों ही है, मनोसंज्ञात्मक, है ना, मनोशारीरिक, साइकोलॉजी सिस्टम, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये चारों ही है, और वातावरण में अपूर्ण समायोजन ये भी है, लेकिन स्थिर संगठन ये कर सकते हैं। और आल्पोर्ट ने क्या बोला था व्यक्तित्व में, कि मनोदैहिक का वह गुण, गत्यात्मक गुण जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारण करता है ना। 14वां क्वेश्चन, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? अलाभान्वित बच्चे मतलब होता क्या है, कि आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसको समझें। क्वेश्चन पढ़े हैं तो अलाभान्वित बच्चे हो सकते, कोई भी हो सकता है। आज अलाभान्वित जो बच्चे किसी न किसी सुविधाओं से का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चे अलाभान्वित, जैसे एजुकेशन से वंचित हैं, या एजुकेशन पुस्तकों से वंचित है, या फिर कोई ऐसे मतलब कोई बच्चा आज नहीं आया, 1-2 दिन से वो उस टॉपिक से वंचित हो गया, तो कोई न कोई एमडीएम के मतलब से वंचित है, तो किसी प्रकार का वंचित हो सकता है। एजुकेशन मेन रहेगा अपना, एजुकेशन से वंचित, अलाभान्वित, है ना। तो बच्चे के मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या हो, उसके सामने क्या क्या इसकी चुनौतियां आ सकती है ना। तो हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता,
दूसरा है अति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, यदि बच्चे के अंदर अलाभान्वित है, लाभ ही नहीं मिला, तो ओवर कॉन्फिडेंस, उसका हाइपर एक्टिविटी कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। अत्यधिक सक्रियता, बहुत ज्यादा सक्रियता भी नहीं हो सकती। दूरदर्शिता, अब दूरदर्शिता भी कैसे हो सकती है? लेकिन बच्चे के अंदर यदि आप भी अपने ऊपर इसको फॉलो करके देखें कि यदि आपको कोई चीज है, सभी बच्चों को दी और आपको नहीं दी, तो आपके अंदर क्या प्रवृत्ति आएगी? हीनता आएगी कि नहीं? मतलब उस सामने वाले के प्रति हीन भावना आएगी कि मुझे नहीं मिला, मुझे भी मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला, ये चीजें आएगी, उसकी हीन भावनाएं पैदा होगी, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि स्कूलों में या फिर बड़े स्तर पे भी राजनेताओं भी धर्मों के लेकर या फिर किसी इस कल्चर को लेकर अनारगल बयान दे देते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि उनके क्या कि वो सोचने की समझ इतनी नहीं है, जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि वो अनावश्यक चीजें बात करते हैं, जो अपना मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य पे काम नहीं करते हैं ना। तो इन चीजों को बड़े स्तर पे भी आज के टाइम में हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन मानव है और सब समान है और अपने को ये मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, इस देश को आगे ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे हीन भावनाएं पैदा होती है, उससे क्या होती है, जातिवाद कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, तो उनसे क्या हीन भावनाएं पैदा होती। तो उसी हिसाब से बच्चों के अंदर भी होगा, बच्चों के जो चीजें अपने को देनी चाहिए वो नहीं दे रहे ना, पर फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या लेन देना उनको बच्चों को? अपन जैसा बनाएंगे वैसे बनेंगे, वो तो कोरी स्लेट है ना। आगे बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि IQ की गणना का सूत्र, है ना। तो मैंने बताया भी था बुद्धि में, है ना, कि एक तो होता है उपलब्धि लब्धि, है ना, उपलब्धि लब्धि, तो इसका होता है EA/CA इंटू 100, है ना। किसका होता है? EA/CA इंटू 100। ये किसके अनुसार है? बर्ड के अनुसार। एक सेकंड, है ना। शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक मतलब उसकी एजुकेशन का स्तर जानने के लिए जो फॉर्मूला होता है EA/CA, है ना। EA एजुकेशन एज और CA क्रोनिकल एज, वास्तविक एज, इंटू 100। एक होता है उपलब्धि लब्धि, तो उसमें होता है EA/MA, है ना, इंटू 100। क्या होता है? EA/MA इंटू 100। और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो सूत्र पूछेगा, इस बार तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। हमारे टाइम में यहाँ से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, कभी कभार पूछ लेता है कि किसी राम नाम के लड़के की वास्तविक आयु 50 है और उसका एजुकेशन या EA उसका 120 है, तो उसका उपलब्धि लब्धि क्या है या शैक्षिक लब्धि क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। और या फिर उसका शैक्षिक लब्धि पूछ लेता है और EA दे रखा हो और CA वास्तविक आयु पूछ लेता है, या फिर CA और शैक्षिक लब्धि दे रखा हो और EA पूछ लेता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, अपने को हर तरह से 3 से 4 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और मैंने बताया भी था, डाल भी रखा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो इस वीडियो को, है ना। नेक्स्ट चलेंगे अपन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है ना। पूर्व संक्रियात्मक, अब पूर्व संक्रियात्मक कौन सा आता है बताओ? तार्किक। अब तार्किक लॉजिक, बच्चा लॉजिकल रीजनिंग कब सीखता है? यहाँ पे आपने ये अच्छे से टॉपिक इसको पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि तार्किक लॉजिक सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मतलब नए नए तरीके निकालता है। क्या करता है? नए नए तरीके अपने स्तर पर। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो 7 से 12 में कैसे बच्चे आते हैं, बाल्यावस्था के बच्चे। और बाल्यावस्था के बच्चे क्या होता है, किसी से कोई लेना देना ना, गाड़ी बना देंगे, लकड़ी की गाड़ी बना देंगे, चप्पल से काट कर गाड़ी बना देंगे, है ना। हमने भी ऐसा किया है और बहुत अच्छा लगता था, क्रिएटिव माइंड वाले। और आज के टाइम में बच्चे मार्केट से चीजें लाओ, उसको भी खेलते नहीं, उसको भी तोड़ देते हैं, मतलब ऐसा होता ही नहीं, इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो रहा है। आज के टाइम छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए, बस मोबाइल दे दिए, मम्मा को भूल जाएंगे, कोई लेना देना ही नहीं उनको,
बस मोबाइल चाहिए। लेकिन पुराने टाइम में, हमारे टाइम में हमने कभी मोबाइल ही नहीं देखा। फर्स्ट ईयर में आके मोबाइल मिला, वो भी कीपैड। सेकेंड ईयर में आके फिर एंड्रॉइड मिला। और आज के टाइम में जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे फंसे हुए, कोई यूट्यूब पे फंसा हुआ, कोई कहाँ फंसा हुआ है। इन चीजों से अपने को क्या है, यदि वो इस चीज को समझ के जो आगे निकल गया है, वो उसको रोक नहीं सकता है ना। तो तार्किक, ये लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि लॉजिक वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो बाल्यावस्था में होते हैं। उनको बस लॉजिक सोचते हैं कि ऐसे गाड़ी बना लेंगे, क्या मिट्टी से घर बनाए। हमने खूब खूब बनाए घर। बचपन में जब स्कूल से आए, बैग फेंका, मतलब दरवाजे से उधर, है ना, बैग फेंक के पता ही नहीं, फिर दूसरे दिन ढूंढेंगे, है ना। और क्या करते थे हम, चले जाते थे बारिश के टाइम में, मिट्टी इकट्ठी की, काली मिट्टी, और उसको बर्तन बना दिए, उसके मकान बना दिया, गाड़ी बना दी। आज के टाइम के बच्चों को बोल दो तो कुछ नहीं, बस है ही नहीं, वो एक्टिविटी नहीं। टायर लेके दौड़ते रहते थे पूरे दिन, गाड़ी इतने पूरे दिन रनिंग ही चलती रहती कंटिन्यू। बस सुबह शाम जब भी फ्री है टायर लेके चलते रहो, ये चीजें रहती है। प्रतीकात्मक सोच। और तीसरा है मूल चिंतन। ये मूल चिंतन भी, चिंतन कब आता है, बाल्यावस्था में ही आता है। और काल्पनिक सोच, ये भी 12 से 15 के आसपास आता है। काल्पनिक सोच सोचता है बेटा बेटा बच्चा कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरे गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, वो कहाँ घूम रही होगी, या मतलब कुछ भी अनर्गल उसके सवाल आएंगे, क्योंकि वहां पर किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है। काल्पनिक सोचता है बच्चा, बैठा बैठा सोचता है, उसको मतलब रहा नहीं जाता है। माइंड इतना एक्टिव रहता है, खतरनाक वाला, उसको उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, सही डायरेक्शन नहीं मिल जाता है ना। और ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, देखो सही सपोर्ट मिल गया तो लाइफ में सफल हो सकते हैं। ऐसे कई बहुत सारे आरएस और यूपीएससी टॉप किया है कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारे उनकी वजह से सपोर्ट। तो ऐसा सही व्यक्ति के साथ में यदि है संबंध तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिंबॉलिक थिंकिंग। मतलब बच्चा क्या करता है, प्रतीक को देखकर मतलब सोचता है। जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए और वहां पे रेड लाइट चल रही, तो आपको दूर से पता लग जाएगा कि मतलब वहां पे रेड लाइट लगी हुई, मतलब अपने को रुकना है, आगे नहीं जाना है। जैसे हरी लाइट ग्रीन हुई, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उस हिसाब से बच्चा मतलब पूरी संकीर्णात्मक में अपने को देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अपन, यहां तक हो गया, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे अपन। आरटीआई, राइट टू एजुकेशन। आज बहुत सारे इस चीज को नहीं समझ पाए कि राइट टू एजुकेशन है क्या। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इतना पावरफुल है, यदि उसको अपनों ने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर यूं समझ लो कि अपन उस शिक्षा का अधिकार को जान लिया कि हमारे क्या क्या अधिकार है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या अधिकार दे रखे हमें, ये हमें पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, इसमें 28 धाराएं लगभग होती है ना, अनुच्छेद होते हैं, उसमें सब में अलग अलग दे रखा है ना। उस हिसाब से अपनों को इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या बोलता है। अब ये कौन सी धारा में, ये पता होना चाहिए कि वो छात्रों के सीखने के मूल्यांकन, छात्र यदि सीख रहे हैं स्टूडेंट, तो सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या है। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चों की सीखने की क्षमता मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश है, यदि जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास से लेके एक्स्ट्रा उसको अतिरिक्त क्रिएटिव माइंड बनाने की कोशिश करें, है ना। छात्र क्षमताएं, सेकंड है छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन के लिए बिना केवल पाठ्यक्रम का पूरा ध्यान होना चाहिए। तो केवल नहीं हो सकता, केवल शैक्षिक वर्ष ये भी नहीं हो सकता है। और लास्ट में छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखना चाहिए, सीमित नहीं रख सकते हैं। कक्षा शिक्षण अंदर और बाह्य दोनों रूप से उसको साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ पे पहला आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और उसका मूल्यांकन भी करना बच्चे का, और उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी अतिरिक्त हमें निर्देश देने, अतिरिक्त हमें उसको एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करनी है ना। ये होगा राइट टू एजुकेशन, है ना।
18 क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अपन है ये पढ़ लेते हैं और पीछे है नहीं है, उसको गोला कर लें कि नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहा है, मतलब नेगेटिव आंसर देना है। हमारे से भी गलती होती थी, नहीं है कभी है पढ़ लेते कभी नहीं है। तो जो पीछे विशेष इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद इसको नहीं है तो उसके ऊपर गोला कर लें ताकि विशेष अपना फोकस रहे, है ना। तो यहाँ पे शब्द साहचर्य विधि ये नहीं हो सकती है। रेटिंग मापनी ये इसका कौन है प्रतिपादक, फ्रांसिस गाल्टन, है ना, वस्तुनिष्ठ विधि में आती है ना। उसके बाद विशेष आत्मबोध परीक्षण ये भी नहीं है। वाक्य पूर्ति परीक्षण ये भी मतलब इसके प्रक्षेपण में है, बाकी नहीं है। मतलब रेटिंग मापनी ये व्यक्तित्व मापने में आती है ना। तो यहाँ पे हो गया रेटिंग मापनी। 19वां क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क को अधोमुखी का अर्थ है। आपको मैंने बताया था, बार बार बताया था कि मस्तिष्क अधोमुखी मतलब बच्चे का विकास किधर से किधर होता है, बताओ तो। बस बच्चे का विकास किधर से किधर होता है, तो मस्तिष्क को अधोमुखी मतलब सर से पैर की ओर होता है। किधर होता है, सर से पैर की ओर। सेफेलोकोडल डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट, है ना। तो सीधा यहाँ पे दूसरा के ऊपर नहीं जाना, ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्तिष्क अधोमुखी मतलब माथे से सर की तरफ, माथे से पैर की तरफ, है ना। सेफेलोकोडल पहले सर का विकास होगा फिर बाकी अंगों का विकास होगा, है ना। जन्म भी होता है, पहले सर बाहर निकलता है फिर पैर निकलता है। आगे 20वें को देखते हैं। एनसीएफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमेशा पहले क्या था कि शिक्षक केंद्रित था, मतलब शिक्षक को केंद्र में रखा जाता था। आज क्या रखा जाता है, 2005 के बाद बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। बच्चे की समस्या क्या है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना जरूरी हो गया। पहले क्या होता है, शिक्षक की क्या प्रॉब्लम है, अब शिक्षक की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, क्या पता क्या है क्या, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम जानना जरूरी है। यदि बच्चे की केंद्र में रखे उसको और क्या कमी है उस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे, उस चीज को लेके चलेंगे तो हम उस बच्चे को आगे ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की सामग्री को याद करना, अब पाठ्यक्रम सामग्री याद करना ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। बच्चे के अनुभवों, आवाजों की सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों की अनुभव एक्सपीरियंस है उसको जानो, उसकी आवाज और सक्रिय भागीदारी, वो एक्टिव मतलब स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी में भाग लेता है, क्या वो डांस में, गाने में, सिंगर में, या फिर ये रंगोली वगैरह, या फिर इसको इन चीजों में, या फिर कोई क्रिएटिव नई चीजें जैसे अपने प्रैक्टिकल होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस में, ऐसे, है ना। तो किस क्षेत्र में जाता है उसको क्या करना, अपने को भागीदारी उसकी देखनी है और महत्व देना। यदि उसको है इंटरेस्ट तो उसको डायरेक्शन में अपने आगे ले जाना, है ना। कोई स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में जाना चाहता है, आपने नाम सुना होगा अभी सुशीला, बहुत वायरल हुए कि उसके अंदर एबिलिटी थी और टीचर ने काम किया और बच्चे को केंद्र में रख कर उसके अच्छे से वर्क किया और आगे ले जाने की कोशिश की। तो बहुत सारे राजनेता तक वहां चले गए, मंत्री तक चले गए कि ये काबिलियत है अपने अंदर कि ऐसा कुछ करो, हो मंत्री विधायक सब आके वहां खड़े हो जाए कि हम क्या आपके लिए मदद कर सकते हैं, ये चीजें, है ना। बाकी ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, उनके सामने हाथ पैर करते रहोगे, वो आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हाँ कर लेंगे बस। लेकिन कुछ अच्छा यूनिक करो तो आपको पास में आएंगे, टाइम निकल के आ जाएंगे, उनके पास टाइम मिल जाएगा, बाकी ऐसे मिलता ही नहीं उनको, है ना। तो इन बच्चों को उसकी भागीदारी को जानना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए, आगे बढ़ाने में पूरा योगदान होना चाहिए, है ना। पारंपरिक विधियों, पुरानी विधियों मतलब नहीं, पुरानी विधियों में आज पूरा डिजिटल हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, आज पूरा यूं समझ लो कि
अपडेट हो चुका पूरा चीजें, और आज पुरानी परंपरा से चलेंगे तो क्या जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं, कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, अपन आगे कैसे बढ़े, है ना। तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कब बढ़ाना, अरे कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहिए। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे बच्चों के अंदर, तो फिर बताओ कि 2 सीटें ने उसको लाते जा रहे हैं, घुसेड़ते जा रहे हैं, उसमें 2 आए, 5 आए, 10 आए, 100, 200 ऐसे, बाकी सीटें 2 ही है, क्या मतलब? उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेजने का काम करें। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा? बच्चों के साथ उसके अनुभव जानो, उसको समझो, और उसके ऊपर जो उसके अंदर जो चीज है, क्रिएटिव माइंड है, मतलब कि किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर उसको अपने को निर्देश और परामर्श और सहयोग करना चाहिए। 21वां क्वेश्चन है एडीएचडी हाइपर एक्टिविटीज, है ना। क्या है ये? अटेंशन डिप्रेशन हाइपर एक्टिविटी। ऐसे बच्चे एडीएचडी ऐसे बच्चे जो अटेंशन नहीं होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, मतलब कि पढ़ रहे हैं तब पढ़ने में ध्यान नहीं है, या कोई चीज कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं तो उसमें अटेंशन ही नहीं, ज्यादा मतलब 5-10 मिनट रख ही नहीं पा रहे हैं, या लंबे समय तक अपने आप को ध्यान केंद्रित रख ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या उछल कूद करते रहते हैं इधर, जैसे फैमिली में कोई प्रोग्राम है, बच्चे को बुलाया, कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि मम्मी पापा बैठे हैं, उनको बोल दिया बच्चे बैठ जाओ, लेकिन 2-5 मिनट बैठ जाएगा और भाग जाएगा। वो क्या करेगा? भाग के फिर उधर चला जाएगा, इधर उधर दौड़ के वापिस आकर फिर, तो उसके क्या ध्यान केंद्रित नहीं है। तो ये ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना? क्या कर सकते हैं अपन? केवल मौखिक निर्देश देंगे, उसको ठोकेंगे या मौखिक निर्देश देंगे, बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोलेंगे, बोल दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस कान सुनेगा इस कान निकाल देगा, है ना। लेकिन लंबे समय तक असाइनमेंट देना, लंबे टाइम तक उसको काम देते रहो, परेशान हो जाएगा, है ना, सुनेगा नहीं बात। तीसरा है किसी की दृश्य सामग्री का उपयोग से बचाना चाहिए। कोई दृश्य मतलब देखने वाली चीजें हैं तो उससे बचाना थोड़ी सही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी का आंसर भी नहीं होगा। बहुत सारी तस्वीरें और दृश्य संकेतों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आज जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं, अपन ऐसे भाषण दे रहे हैं, कोई किताब नहीं है, कोई चित्र माध्यम से या फिर बोर्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज अगर अपन उसको हम मोबाइल से या किसी अन्य माध्यम से हम दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, ये चीजें करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, समझने वाला क्वेश्चन था। और आगे चलते अपन 22 नंबर, अल्बर्ट बांडुरा ने दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? अल्बर्ट बांडुरा हमने सीखा था, समझा था, पढ़ा था, यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो यहाँ पे सीधा हम जा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ये क्यों सोचने वाला है कि स्थानापन्न अधिगम यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अधिगम तो ये अपने आप में या स्वयं से सीखते हैं, है ना। तो ये प्रत्यक्ष अधिगम खुद से सीखते हैं। दूसरा है अनुभव से हो नहीं सकता है। संज्ञानात्मक जिन प्याजे बात करता है, तो यहाँ पे कौन सा हुआ? स्थानापन्न, क्योंकि दूसरे के व्यवहार को देखकर अपन ऊपर क्या करते हैं? लागू करते हैं, अपने खुद के ऊपर लागू करते हैं ना। दूसरे के, जैसे मेरा व्यवहार है तो आप लागू कर रहे हैं, आपका व्यवहार है तो मैं ही लागू कर रहा, तो ये क्या हुआ? ये अल्बर्ट बांडुरा कहता है। अल्बर्ट बांडुरा ने हमेशा सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया। और समाज में बच्चा क्या करता है? समाज में देखता है क्या कर रहे हैं, समाज क्या क्या कर रहा है, उसको देखता है, सुनता है, और उसके बाद वो क्या करता है? अपने खुद के ऊपर लागू करता है। तो ये अल्बर्ट बांडुरा स्थानापन्न, उसके मतलब गांव वाले वो चीजें कर रहे थे, गांव में झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयां हो रही, तो वो बच्चे भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कोई मूवी देख ली और मूवी देख के पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। तो ये मतलब हम जब जाते हैं इधर रास्ते में तो बच्चे मिलते हैं, तो क्या पता उन्होंने कहाँ देखी मूवी, लेकिन वो बोलते हैं कि हम गाड़ी से निकलते हैं तो वो पहचानते हैं कि डेली सर इधर से आते,
तो वो बोलते हैं कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो ये बच्चों के अंदर छोटी छोटी चीजें ये आ रही है, तो मतलब वो क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप, कहीं ना कहीं वो मतलब सोशल मीडिया का गलत यूज हो रहा है। ठीक है, वो मूवी किस डायरेक्शन में है क्या नहीं, लेकिन उन बच्चों में वो मतलब झुकेगा नहीं, मतलब छोटी छोटी उम्र में अभी 10-12 साल के, तो ये चीजें आती है क्या। तो कुछ भी जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे अपने अंदर जो ला रहे हैं वो चीजें हैं स्थानापन्न अधिगम, है ना। आगे देखते हैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं कि समझाने की, आप समझो इस चीज को। 23वां नंबर है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणात्मकवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया। अब परिणामवादी कल्पना ये दो प्रकार की होती है, व्यवहारवादी और सैद्धांतिक। व्यवहारवादी में व्यवहारवादी में जैसे कोई पुल बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, ये चीजें आएगी। और सैद्धांतिक में जैसे सिद्धांत, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना, तो ये सैद्धांतिक आएगा, है ना। तो यहाँ पे व्यावहारिक और सैद्धांतिक परिणामवादी कल्पना किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया, तो दो प्रकार से वर्गीकृत किया, और कौन कौन से, व्यावहारिक और सैद्धांतिक। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सौंदर्यात्मक नहीं है, कलात्मक ये भी नहीं है, और संरचनात्मक ये भी नहीं है। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया गया। मैंने कई बार क्वेश्चन आपसे किया है और पढ़ाया है कि हमेशा हमेशा जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण, है ना। वातावरण बोलो, पर्यावरण बोलो, वातावरण, है ना, या पर्यावरण बोलो या परिवेश बोलो, ये सब क्या है, इनटू आएगा क्या, क्योंकि बच्चे के अंदर एक तो आनुवंशिकता का गुण भी पाया जाता है और वातावरण से भी प्राप्त करता है, दोनों चीजें होती है। आनुवंशिक जैसे पापा बड़े की लंबाई ज्यादा मतलब 5 फीट थी, बच्चा भी 5 फीट का हो गया, पापा मतलब का नाक और चेहरा बच्चे से मिल रहा है, या फिर उसके मतलब बोली में बातचीत करने का तरीका वैसा ही है, तो ये क्या है, आनुवंशिक है। लेकिन वातावरण में, वातावरण से सीखते हैं, है ना, ये चीजें। तो यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ आएगा, घटाव आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा, तो गुणा आंसर होगा, क्या हो, ये गुणा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। 25वां, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने की प्रतिफल, सीखने के लर्निंग बाय डूइंग, यानी आउट ऑफ स्किल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट लर्निंग क्या होगी, सीखने के प्रतिफल। ये जैसे आपने कोई जैसे किसी टीचर से पढ़ा कोई टॉपिक, किसी ने ऐसा कि हमारा परिवार, अब हमारा परिवार पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया, और आप उसको सीख कर आपको क्या मतलब फायदा हुआ है, प्रतिफल क्या हुआ उसका, आप दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हो, तो ये है आपका प्रतिफल, है ना। तो यह विद्यालय में एक समान शिक्षा विधियों का उपयोग करना चाहिए, एक समान कभी नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए, जैसा टॉपिक है वैसे विधि का यूज होना चाहिए अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चे को क्रिएटिव लगे। एक ही विधि से पढ़ाएंगे तो उबने लगेगा, थकने लगेगा, इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, अवधारणा को रटेगा तो फिर सही नहीं है विधि। यह सुनिश्चित करना कि छात्र की उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त कराए, उपयुक्त जो बच्चों को आवश्यकता है उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमें देना है। और लास्ट एक केवल सैद्धांतिक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा। अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब चलते हैं अपन 26वां, कि बुद्धि और विकास के बीच का अंतर। हमें बुद्धि नहीं, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। कई बार मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, ग्रोथ एक फिजिकली ग्रोथ हो रही है और जिसमें मात्रात्मक होता है, लेकिन इसमें उसको देख सकते हैं फिजिकल को, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट, जिसका
मानसिक विकास हो रहा है उसको देख नहीं सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। ये चीजें अपनों ने देखा था। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है ना, ये दोनों चीजें। तो यहाँ पे पहला आंसर ही हो जाएगा। 27 नंबर, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विभिन्नता को सही व्याख्या करता है। व्यक्तित्व विभिन्नता भी हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व विभिन्नता जैसे आपकी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी अलग है, किसी हो, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी अलग अलग है, उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताएं, है ना। तो व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं का संदर्भित विविधता का विचलन है, बिल्कुल है, बोल दिया मैंने ऐसा कैसा। आगे चलते अपन। 28 कौन सा सैद्धांतिक निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों को प्रभावित को महत्व देता है। तो कौन सा सिद्धांत जो निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों को प्रभावित करता है। तो वाइगोत्स्की यहाँ पे बात करता है, क्योंकि बोल रहा है कि निजी भाषण और पर्यावरण संबंधी कौन बात करता है, वाइगोत्स्की, पियाजे, दोनों सही है या कोई नहीं। तो यहाँ पे अब पियाजे कहाँ बात करता है, अब जिन ये वाइगोत्स्की क्या परिवेश पर्यावरण इस चीज की बात करता है ना। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था। और अब अपना लास्ट के दो क्वेश्चन है। BF 29 नंबर है। BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपक के बीच का बल किसे कहा है। मानवीय व्यवहार और उद्दीपक के बीच, मानव और उद्दीपक जैसे आपका खाना है या आपकी कोई चलाने की वस्तु है, जैसा यूज करने के, उन दोनों के बीच में क्या नाम दिया। तो 7-8 मैंने उसके उपनाम लिखवाए थे, आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पे आधारभूत विश्लेषण मैंने कभी नाम नहीं लिया, मूलभूत विशेषताएं नहीं बोला, भाषा विश्लेषण नहीं बोला, भाषा विश्लेषण किसने बोला, लेव वाइगोत्स्की ने। और मूलभूत विशेषताएं ये किसने बोला, केटल ने। और आधारभूत विश्लेषण केटल ने। और लेकिन यहाँ पे कार्यात्मक विश्लेषण जो है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता मैंने लिखवाया था, ये है फंक्शनल एनालिसिस, ये है आंसर रहेगा। 30 नंबर है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है और निगरानी नजर में क्या शामिल है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसको सोचने की और अपने आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हो और समझते हो, है ना। तो किसी कार्य को कितना समय दिया और इसका डिसीजन लिया, ये कोई मैटर नहीं करता है। दूसरा है प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा कर लेना, कोई प्रतिक्रिया नहीं है और उसको कार्य को पूरा कर लिया। और तीसरा है कार्य की कठिनाइयों को अनदेखा करना, ये भी नहीं हो सकता है। और प्रश्न पूछना जैसे क्या समझ में आया और आ रहा है, बिल्कुल। तो ये अपने को क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या समझ में आया, कितना आया, क्या अपना डायरेक्शन है, सही है या गलत है, इन चीजों को हम देखेंगे और इसको समझेंगे और इसको यही आंसर रहेगा। तो ये अपना था रीट लेवल 1 के 30 क्वेश्चन और पूरी कोशिश की मैंने इसको समझाने की। और बाकी हम इसको बहुत जल्द आगे हम क्लासें लेंगे और बाकी के जो लेवल 2 के जो पेपर हैं 27 और 28 के दोनों पेपर को बहुत जल्द आपके YouTube चैनल पर डाल दिया जाएगा। कैसा रहा आज की क्लास, इसको एनालाइसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट।